नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर जो कि है यूरोप में समाजवाद तथा रूसी क्रांति। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर है वो क्लियरली पढ़ लिया है जो कि है फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। ठीक है, उसको अपन ने अच्छे से पढ़ा और सारे क्वेश्चन आंसर उसके हमने कर लिए हैं। चलिए अपन यहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो जान लेते हैं। यूरोप में जो समाजवाद था और रूस की जो क्रांति है उससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें पढ़नी है, साथ ही साथ हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह के पर्सन हमारे पूछे जाएंगे, सारा हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर इन्वाइट कीजिए। एकदम अच्छे से कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे रूढ़िवादी, यानी कि रूढ़िवादिता क्या होती है। वह लोग जो परिवर्तन का विरोध करते हैं। अब अगर अपन यहाँ पे पढ़े कि मान लीजिए कि अभी वर्तमान की जो पीढ़ी है ना, अभी हम मोबाइल का चलाते हैं, बिल्कुल चला रहे हैं, मोबाइल के थ्रू पढ़ते हैं, मोबाइल के थ्रू बहुत सारी सोशल मीडिया की एक्टिविटी करते हैं। लेकिन अगर हमारे पीछे हम जाके देखें, हमारे पिताजी या दादाजी, ठीक है, जो गांव से बिलोंग करते हैं, सिटी में तो ख़ास तौर पे कुछ जानते होंगे, लेकिन अगर पीछे जाएँ, हम आज से 50 साल पहले पीछे जाए तो हम देखेंगे कि उस समय के जो लोग हैं वो मोबाइल वगैरह नहीं जानते थे, सोशल मीडिया की एक्टिविटी को नहीं जानते थे। तो वो क्या बोलते हैं, वो हमें बोलते हैं कि मोबाइल का उपयोग कम करें, मोबाइल में गलत एक्टिविटी ना करें। ठीक है, इस प्रकार की बातें करते हैं। तो वो परिवर्तन का विरोध करते हैं। मतलब जो पहली चीज़ें नहीं थी वो आज है, तो वो आज जो चीज़ें हैं उनका विरोध करते हैं कि हमारे टाइम ऐसा नहीं था, ऐसे वगैरह वगैरह। इसको हम बोलेंगे रूढ़िवादिता। तो आई होप आपको अच्छे से मैं कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ और एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। उदारवादी, वह लोग जो नागरिकों की स्वतंत्रता में यकीन रखते हैं। उदारवादी का मतलब क्या होगा, यानी कि लिबरल्स वह लोग जो नागरिकों की स्वतंत्रता में यकीन रखते हैं। मतलब प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक है वो स्वतंत्रता का अधिकार रखता है। ये हमने पॉलिटिकल साइंस के जो चैप्टर थे हमने उसमें पढ़ा। और हमने जब आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक पढ़े थे अनुच्छेद, उनमें हमने पढ़ा था कि यहाँ पे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो ये सब क्या कहते हैं, उदारवादी वो लोग स्वतंत्रता में यकीन रखते हैं। मतलब आदमी को स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। परिवर्तनवादी, जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। अब परिवर्तन से तो आप समझ गए कि बदलाव, तो जो समाज में बदलाव लाते हैं, यानी कि पहले जो चीज़ें नहीं थी वो आज हो रही है। नारी को काफ़ी सारे जो मतलब महिलाएं हैं उनके अधिकार दिए दिलाए जा रहे हैं, उनकी समाज में उन्नति के लिए काफ़ी सारी योजनाएं चलाई जाती है। तो ये सारे बदलाव है। पुरुषों के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें चलाई जाती है ना। तो ये बदलाव ही क्या होता है, परिवर्तनवादी कहलाता है। समाजवाद, ऐसी विचारधारा जो उस समाज में विश्वास रखती है कि उत्पादन के साधनों पर समाज का आधिपत्य है। ठीक है, समाजवाद का मतलब क्या है, आपका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट भी हो एक, तो समाजवाद का मतलब हो गया सामाजिक जो आपके रीति रिवाज है, सामाजिक जो पहलू है, समाज में हम जो एक दूसरे से संबंध बनाए रखते हैं कि जो भी उत्पाद होता है या जो भी एक्टिविटी होती है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है और उन्हीं के आधार पे हम समाज में अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। तो वो एक ज़रूरी पहलू है। यही यहाँ पे बताया गया है कि विचारधारा, ऐसी विचारधारा में विश्वास रखना जो उत्पाद के साधनों पर समाज का आधिपत्य है। मतलब कोई भी जो समाज में कार्य होते हैं उनमें सभी का एक आधिपत्य होता है, सभी का अधिकार होता है, सभी का एक संबंध होता है। अगर वो ना हो तो समाज की जो गतिविधियाँ हैं वो नहीं चल सकती। निरकुंश राजशाही, राजा का बिना रोक टोक शासन करना। निरकुंश राजशाही का मतलब होता है राजा का बिना रोक टोक के शासन करना। जदीदी क्या होता है, रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी। यहाँ पे ये वर्ड जो दिया गया है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि रूस में जो एक साम्राज्य है, रूस एक, वहाँ पे जो सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी थे उनको ये नाम दिया गया था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिले। अब हमने पढ़ा कि उदारवादी क्या होते हैं, जो कि सभी को समानता का अधिकार दिलाए। ठीक है, तो उदारवादी एक ऐसा राष्ट्र था, जो एक ऐसे संगठन मान सकते हैं अपन, जो ये चाहते हैं कि सभी धर्म के लोग हैं वो क्या, सब का बराबर सम्मान मिले। वही तो हम बात की, स्वतंत्रता का मतलब क्या है, सभी को समानता बढ़ती जाए। रेडिकल समूह के लोग देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित सरकार के पक्ष में थे। रूढ़िवादी परिवर्तन के विचारों की धीमी गति के पक्षधर थे। मतलब रूढ़िवादी जो वो परिवर्तन को, वही बात है कि धीमी तरह से हो, ऐसा अचानक से परिवर्तन होते हैं तो उनको समझ भी नहीं आता है, मतलब गलत लगता है कि हमारे टाइम ऐसा नहीं था वगैरह। तो वो चाहते हैं कि धीरे धीरे चलो चीज़ें बदल रही है तो उनको एब्जॉर्व वो कर सकते हैं।
औद्योगिकरण ने स्त्री और पुरुषों को कारखाने में लाकर खड़ा कर दिया। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि लगातार औद्योगिकरण हो रहा है, लगातार डेवलप हो रही हैं चीज़ें। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया में मेक इन इंडिया के माध्यम से आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया के माध्यम से कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उनका कुछ किया जा रहा है ना। आज की बात बता रहा हूँ मैं, आज की डेट के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों इनके माध्यम से क्या हुआ कि स्त्री और पुरुष है वो कल कारखानों में आके खड़े हो गए। ये अभी की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ तो मैं एग्जाम्पल के दे रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आपने जो पढ़ रहे हैं साम्राज्यवाद, जो कि आपका रूसी क्रांति वगैरह है उनके। तो वहाँ पे ये औद्योगिकरण के कारण स्त्री और पुरुष है उनको कारखाने में आना पड़ा। वहाँ पे उनको जो समय है, उनका जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा लिया जाता था और मज़दूरी कम दी जाती थी। इस प्रकार की काफ़ी सारे वहाँ पे दिक्कतें थी। वोट डालने का अधिकार पाने के लिए मताधिकार आंदोलन चलाया गया। मतलब वोट डालने का अधिकार नहीं था, इसके लिए आंदोलन करना पड़ा कि मतदान का एक आंदोलन किया गया, जिससे कि सभी जो नागरिक थे जो कि एक एज पूरी कर लेते हैं जो भी अपने राष्ट्र के हिसाब से, उसको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, ताकि वो अपने अकॉर्डिंग है वो किसी भी का चुनाव कर सके। प्रथम विश्व युद्ध आपने पढ़ा है, आपने सुन रखा है 1914 से लेकर 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध चलता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत खूनी रविवार की घटना से होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये 100%, ये 2-3 बातें हैं जो 100% आपके एग्जाम में आएंगी। आप देख लेना, प्रथम टेस्ट जो आपका लगेगा उसमें आएगा ही आएगा। आगे देखिए यहाँ पे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की है जो राष्ट्र थे वो क्या है, केंद्रीय शक्तियों के प्रतीक थे। फ्रांस, ब्रिटेन व रूस एक मित्र राष्ट्र थे। इनमें मित्रताएं थी, इनमें आपसी संबंध है वो मित्रता के थे, आपस में ये व्यापार का लेन देन वगैरह किया करते थे। रविवार 25 फरवरी 1917 को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको पढ़ना है। यहाँ पे दोस्तों आपको नोट्स की फॉर्म में बताया जा रहा है ना। आप उनको एक देखें, आप पार्ट आपके पास बुक है आप उसको भी पढ़िए। मैं ये नहीं करा कि आप उसको ना पढ़े, उसको पढ़िए। उसके अलावा आप जो नोट्स फॉर्म में आपको मैं बता रहा हूँ आप उनको भी पढ़िए, है ना। लेनिन की 3 मांगों को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। अब थीसिस तो दोस्तों जो पीएचडी वगैरह करते हैं वहाँ पे यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो लेनिन थे, ठीक है, वो जो यहाँ के शासक बने थे, तो उनकी 3 मांगें थी। तो तीनों मांगों को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। जार राजा ने 2 मार्च 1917 को गद्दी छोड़ दी थी। तो ये पूछा जा सकता है कि जार ने कब गद्दी छोड़ी, तो ये इम्पोर्टेंट हो गया इस प्रकार से। अक्टूबर 1917 की क्रांति बोल्शेविक व अंतरिम सरकार में टकराव कब हुआ था। तो ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बोल्शेविक के बीच में जो क्रांति थी वो कब हुई थी, तो अक्टूबर 1917 को हुई थी। अक्टूबर क्रांति के पश्चात रूस गृह युद्ध की चपेट में आ गया था। स्टालिन ने सामूहिकरण का सिद्धांत दिया। रूसी क्रांति के पश्चात संपूर्ण विश्व में समाजवाद तेजी से फैला। अब मतलब रूस में जो क्रांति हुई थी उसके बाद पूरे विश्व के अंदर समाजवाद की जो धारणा थी, आपस में जो संबंध थे, समाज को एक इकट्ठा करने की, सामाजिक गतिविधियों को मानने की, समाज में अधिकार दिलाने की, ये सब जो चीज़ें हैं वो पूरे विश्व में फैल गई। और जहाँ जहाँ दोस्तों जो राष्ट्र गुलाम थे वहाँ पे उन्होंने मतलब इसके लिए आवाज़ उठाना शुरू किया। 20वीं सदी के अंत तक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत प्रतिष्ठा में कमी आई, परंतु आज भी वहाँ समाजवाद के सिद्धांतों का सम्मान होता है। ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ यहाँ पे दी गई है, इनको एक बार देख लेते हैं। 1550 से लेके 1880 तक रूस में समाजवाद चल रहा था। 1898 की बात करें तो यहाँ पे रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी की स्थापना की गई थी। 1905 जो हमने पढ़ा भी, रूसी में एक खूनी क्रांति से जानी जाती है। और 1917 2 मार्च को जार द्वारा त्यागपत्र दिया गया, अभी पढ़ा। 24 अक्टूबर को पाद्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह हुआ। 1918 और 20 के मध्य क्या हुआ, गृह युद्ध छिड़ गया। 1919 में कमिंटन का गठन किया गया। 1929 में सामूहिकरण का प्रारंभ किया गया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे, अब पढ़ेंगे हम 1 अंक वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके फिल इन द ब्लैंक में और जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं एमसीक्यू उनमें, साथ ही साथ आपके जो वन लाइनर होते हैं उनमें किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो साम्यवादी विचारधारा के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। आपने कार्ल मार्क्स के बारे में सुना होगा, उन्होंने वर्ग संघर्ष के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी दी है, जो कि वर्तमान में एकदम वैसे की वैसे साबित हो रही है। मतलब उस टाइम में उन्होंने ये बातें जो बता दी थी वो आज वैसा का वैसा हो रहा है। जैसे अंबेडकर जी ने बताया था उस समय, वो चीज़ें आज घटित हो रही है। रूस में आर्थिक नीति को किसने प्रारंभ किया था,
तो आर्थिक नीति के बारे में लेनिन का नाम आता है। खूनी रविवार का संबंध है वो रूस की क्रांति से किस प्रकार से है, तो 1905 में हमने पढ़ा था कि खूनी रविवार की जो घटना है वो हुई थी। इसको हम विस्तार से भी पढ़ेंगे। क्या था, रूस के शासकों को क्या कहा जाता है, तो हमने पढ़ा रूस के शासकों को जार कहा जाता है, और या राजा भी पढ़ा था हमने कि 1917 में एक जार राजा थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। रूसी इतिहास की किस तिथि को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 22 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1917 की रूस की क्रांति का आरंभ किस शहर से हुआ, तो ये हमने पढ़ा था पेट्रोग्राद में। रूस की जो संसद है उसको हम ड्यूमा कहते हैं। और मेनशेविक और बोल्शेविक के नेता कौन थे, तो केरेंस्की और लेनिन। रूस के जार निकोलस सेकंड ने त्यागपत्र कब दिया, तो 2 मार्च 1917 को दिया था। ये हमने पढ़ा। कुलक कौन थे, तो रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। रूस के संदर्भ में कोल खोज क्या था, तो रूस में सामूहिक खेत को कोल खोज कहा जाता था। अब 3 अंक वाले बड़े प्रश्न आते हैं। रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले किस प्रकार से थे, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट करके रखेंगे, एग्ज़ाम में आने वाला है ये। तो यहाँ पे दोस्तों इसके बारे में लिखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में समाज मजदूर, अभिजात वर्ग और चर्च के बीच में बटा हुआ था। लगभग 85% जनसंख्या है वो कृषि कार्य से जुड़ी हुई थी। कारखानों से प्राप्त लाभ पर मालिकों का अधिकार था। मतलब आप अभी भी देख सकते हैं, अभी भी वर्तमान में जो निजीकरण है, जहाँ पे कल कारखाने या कंपनियां हैं, उनमें सबसे ज़्यादा लाभ किसको होता है, मालिकों को होता है। मजदूरों, भूमिहीन किसानों व महिलाओं को शासन में भाग लेने का अधिकार नहीं था। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे समस्याएं थी। 1917 में रूस में जार का शासन क्यों समाप्त हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 70 लाख रूसी है वो मारे गए थे। ये कारण है कि 1917 में जार का शासन है, वहाँ के राजा का शासन है, वो क्यों समाप्त हुआ, तो ये कारण थे। सैनिक युद्ध लड़ने के पक्ष में नहीं थे, वे युद्ध को जारी रखने के सरकारी निर्णय के विरुद्ध थे। फौज और श्रमिकों ने पेट्रोग्राद सोवियत का निर्माण किया और जार के शासन का अंत किया। मतलब वहाँ पे जो राजशाही था उसका अंत किया गया। स्टालिन का सामूहिकरण का कार्यक्रम क्या था, तो रूस में अनाज की कमी को देखते हुए स्टालिन ने खेतों की सामूहिकरण प्रक्रिया को शुरू किया। छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों को जोड़कर विशाल जमीन का फार्म बनाया जा सकता था। सामूहिक खेती करने के लिए बड़ी भूमि अर्जित करना ही स्टालिन की सामूहिकरण की प्रक्रिया कहलाई है। लेनिन की अप्रैल थीसिस वो क्या है, हमने पढ़ा था, इसको 3 भागों में बांटा गया था। युद्ध समाप्त कर दिया जाए, पहला नाम ये था। ज़मीन किसानों को दे दी जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। लेनिन की जो अप्रैल थीसिस थी ये काफ़ी अच्छी साबित हुई, जिससे कि सबको जो किसान थे उनको अपना अधिकार मिला। युद्ध जो ज़बरदस्ती युद्ध में भेजा जाता है लोगों को, वो समाप्त हुआ। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसमें कि बैंकों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। अब बड़े प्रश्न आते हैं। बोल्शेविक ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए। नवंबर 1917 में अधिकतर बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो कब कर दिया गया था, भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित किया गया। निरंकुश राजतंत्र द्वारा प्रदान की गई उपाधियों पर रोक लगा दी गई। व्यापार संघों पर नई पार्टी का नियंत्रण स्थापित किया गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया। आगे हम पढ़ेंगे रूसी क्रांति के विश्व पर जो प्रभाव पड़े। ये दोस्तों 100% आने वाले प्रश्नों में से है, इसको आप देख लेना। रूस में किसानों व श्रमिकों की सरकार स्थापित होने के कारण विश्व के अन्य देशों में कृषकों का सम्मान बढ़ा। 1917 की क्रांति के बाद रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। कुछ समय बाद अनेक देशों में साम्यवादी सरकारें बनाई गई। रूसी क्रांति के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीपतियों तथा श्रमिकों में संघर्ष छिड़ गया। अन्य देशों की सरकारें भी सोचने लगी कि लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान प्रदान करना उनका दायित्व है। मतलब ये इंपॉर्टेंट बातें हैं वो वहाँ से फैली और विश्व स्तर पर फैली। अभी हमने पढ़ा था कि समाजवाद की जो धारणा है वो पूरे विश्व में रूसी क्रांति के बाद फैली। खूनी रविवार की घटना से क्या अभिप्राय है, तो रूस के जार का शासन का अत्याचारपूर्ण होना। मतलब खून से पता चल रहा है कि एक अत्याचारपूर्ण है वो व्यवहार किया जा रहा है लोगों के साथ। जनवरी 1905 में एक रविवार को लोगों का जार से मिलना और याचिका देने का प्रयत्न किया गया। मतलब राजा से मिला गया और उनकी जो याचिकाएं थी, उनके जो अधिकार थे, उनके बारे में उन्होंने बताया। मिलने के स्थान पर मजदूरों पर हमला कर दिया, जबकि राजा उनसे मिलने के बजाय जो मजदूर वहाँ पे आए थे अपनी बात रखने के लिए, उन पर हमला कर दिया गया। हमले में 100 से ज़्यादा मजदूर मरे और 300 लगभग घायल हो गए।
यह घटना खूनी रविवार के नाम से जानी जाने लगी। तो आपने पढ़ लिया, समझ गए होंगे कि जो खूनी रविवार की घटना है उसका संबंध किस प्रकार से है। वहाँ पे लोग हैं वो अत्याचारपूर्ण जो शासन था उसके विरुद्ध में राजा के पास गए, उन्होंने याचिकाएं रखी, लेकिन वो राजा उनसे नहीं मिला, बल्कि उनके ऊपर है वो हमला किया गया और उसमें कई लोग मारे गए। 1917 की क्रांति, रूसी क्रांति से पहले रूस में श्रमिकों की हालत क्या थी। तो सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव का दौर था उस समय, कठिनाई आ रही थी। औद्योगिक जो क्षेत्र है उसका विकास हो रहा था। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों को कारखानों में खड़ा कर दिया लाके। काम के घंटे ज़्यादा और मजदूरी कम थी, हमने पहले बात की इसके बारे में। वस्तुओं की मांग में गिरावट से आने वाली जो बेरोजगारी है वो बढ़ गई और इससे समस्याओं का सामना ज़्यादा हो गया। इस प्रकार से हम देखेंगे कि 1917 की रूसी क्रांति से पहले श्रमिकों की इस प्रकार की हालत थी। अक्टूबर की क्रांति हमने पढ़ा, तो यह क्रांति का दूसरा दौर था। फरवरी क्रांति के बाद रूस की सत्ता केरेंस्की ने संभाल ली थी। वह जनता की आवश्यकताएं पूरी न कर सका, मजदूरों को अधिकार व किसानों को भूमि न दिला सका। अस्थायी सरकार को भंग कर दिया गया। केरेंस्की देश छोड़कर भाग गया, शासन लेनिन के हाथों में आ गया। हमने पढ़ा था कि जो केरेंस्की थे उनके बाद किसने लिया, तो लेनिन ने लिया था। प्रथम विश्व युद्ध का रूस की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जागीरों को छीनकर किसानों की भूमि का बंटवारा किया गया। उद्योगों पर राज्यों का नियंत्रण किया गया। विकास के लिए आर्थिक नियोजन बनाए गए। साम्राज्यवाद का अंत किया गया और अंतर्राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन दिया गया। इसके बाद देखिए यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में कुछ फैक्ट और आते हैं यहाँ पे। तो वो कौन सी विचारधारा है जो समाज के पुनर्गठन का काम करती है, तो समाजवादी विचारधारा इसका नाम कहलाएगा। उदारवादी किसे कहा जाता है, तो उदारवादी एक विचारधारा है जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। हमने पढ़ा था उदारवादी क्या होते हैं। उदारवादी वे लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि सभी को बराबर का सम्मान मिले, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। रूस में उदारवादी विचारधारा समूह लोकतंत्रवादी नहीं था, या क्यों, क्या था। तो ये समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी वयस्क नागरिकों को वोट दिलाने का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। मतलब जो ये लोकतंत्रवादी थे वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे सभी को वोट देने का अधिकार मिले। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। मतलब जो ऊंचे कुल लोग हैं, कुल के जिनके पास पैसे संपत्ति है उन्हीं को मिलना चाहिए, बाकी को नहीं मिलना चाहिए। तो ये गलत बात थी। समाजवादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं। तो समाजवादी विचारधारा ये विचारधारा है कि निजी संपत्ति रखने के विरोधी है और समाज में सभी को न्याय और संतुलन पर आधारित विचारधारा है। मतलब निजीकरण का विरोध यहाँ पे किया गया। समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध क्यों करते थे। समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध इसलिए करते थे क्योंकि निजी संपत्तियाँ सामंतवाद समाज में असंतुलन को जन्म देती है। मतलब दोस्तों आप देखेंगे कि समाजवाद में जो संपत्ति इसके पास ज़्यादा है वो ऊंचा हो जाएगा, जिनके पास नहीं है वो नीचे, मतलब गरीब गरीब और अमीर अमीर होता रहेगा। इसलिए समाजवादी है वो इसका विरोध करते हैं। रेडिकल समूह की विचारधाराओं को क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ऐसी सरकार के पक्ष में जो देश की आबादी के बहुत मत के समर्थन पर आधारित होते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी तरह की विशेष अधिकारों के खिलाफ थे। वो किसी निजी संपत्ति के विरोध नहीं थे, लेकिन केवल चंद लोगों के पास संपत्ति के केंद्रीकरण के खिलाफ थे। तो रेडिकल समूह ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रूढ़िवादी रूस में किस प्रकार के बदलाव चाहते थे। तो हमने पढ़ा था रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है कि जो बदलाव नहीं चाहते हैं। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। वे बदलाव की धीमी प्रक्रिया चाहते थे। हमने पढ़ा था कि रूढ़िवादी है वो धीरे धीरे बदलाव चाहते हैं। सडनली जो समाज में बदलाव होते हैं वो उनको अच्छा नहीं मानते। वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए और अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया ना जाए। रूढ़िवादी क्या चाहेंगे, उनके समय जो चीज़ें थी उनको भी माना जाए, उस प्रकार से उनको हटाया ना ही जाए। रूस में समाजवादियों की प्रमुख विचारधाराएं क्या थी, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो साथ ही यहाँ पे जितने पर्सन है वो सारे इंपॉर्टेंट है। सारे जो फैक्ट है, जो चैप्टर से इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आते हैं वो सारे यहाँ पे बने हुए हैं। रूस में उदारवादी विचारधारा का वर्णन कैसा हुआ, ये सारा हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ अलग से अभ्यास है वो आपको दिए गए हैं। मैं इनको स्लाइड करके आपको दिखा देता हूँ, आप इनको देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको सेकंड चैप्टर है वो भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा, जो कि समाजवादी और जो रूसी क्रांति है उसके बारे में था। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पढ़े हमने कुछ पर्सन, वो सारे इंपॉर्टेंट है, उनको आपको अच्छे से एक बार देखना है। ठीक है, बाकी आपका कोई कमेंट है आप मुझे कमेंट करिए। बाकी उसके अकॉर्डिंग हम आपके 4-5 चैप्टर इसमें भी वो पूरे कर लेंगे 5-7 दिन में,
ताकि आपका जो एसएस है वो तो पूरा कंप्लीट हो जाए। आई होप दोस्तों अच्छा लगा होगा आपको वीडियो। मिलेंगे फिर अपन अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को। अपनी तैयारी है वो आप कंटिन्यू रखें। बाकी 12th क्लास के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी क्लासेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। धन्यवाद।